दोस्तों नमस्कार। आसमान में काले और घने बादल जरूर हैं, लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि तूफान आने वाला है। ठीक इसी तरीके से प्रधानमंत्री के काफिले को कल किसानों ने रोका जरूर, लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं है कि उनकी जान पर खतरा था। प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द और उनके काफिले को लेकर और खास तौर से किसी प्रोग्राम में जब वो शामिल होने जाते हैं, अगर इन तीनों हालातों को मिला दीजिएगा तो जितनी कड़ी सुरक्षा भारत के प्रधानमंत्री के चारों तरफ रहती है, वैसी सुरक्षा का दायरा दुनिया के बहुत कम देशों में होता है। और जिस एसपीजी का जिक्र हो रहा है, उसके बारे में सिर्फ इतना जान लीजिए कि उसकी ट्रेनिंग भी अमेरिकी सीक्रेट एजेंसी के तरीके से होती है। और दुनिया में सबसे ज्यादा खर्च अगर किसी एकमात्र सुरक्षा एजेंसी को लेकर होता है तो उसमें एसपीजी की भी शुमारी होती है। हर दिन का लगभग 1.25 करोड़ का खर्चा है और यह सिर्फ प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए ही मौजूद रहता है। जो पहला घेरा रहता है वो एसपीजी का रहता है, उसके बाद 3 घेरे और रहते हैं। लेकिन आज इस घेरों पर आए, सुरक्षा पर आए, उससे पहले इन बातों को जरूर गौर कर लीजिए। यह चुनाव का मौसम है, चुनाव का वक्त है। इस देश में बीते 7.5 वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी सबसे लोकप्रिय और सबसे संवेदनशील मुद्दा रहे हैं। हर मुद्दे के पीछे, हर निर्णय के साथ इस देश के किसी भी प्रांत में कुछ भी हो रहा हो, संघीय ढांचे को लेकर सवाल हो, पार्लियामेंट के भीतर उठते हुए सवाल हो, इस देश में रैलियों को लेकर, भाषणों को लेकर, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर विदेश की यात्राओं को लेकर जिक्र सिर्फ एक नाम का होता है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम। और ऐसे में जब वो शख्स इस बात का जिक्र कर दे कि दरअसल अपने मुख्यमंत्री को बधाई दे देना, शुक्रिया अदा कर देना कि मैं जिंदा वापस एयरपोर्ट पर आ गया और अब देश में जगह जगह पर महामृत्युंजय जाप हो रहा है, प्रधानमंत्री स्वस्थ हैं। राष्ट्रपति से मिलने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे क्योंकि राष्ट्रपति ने अपने तौर पर उनकी सुरक्षा की चूक को लेकर चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट में भी एक मामला दाखिल हो गया, कल चीफ जस्टिस उसकी सुनवाई करेंगे। देश भर में बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्री, तमाम कार्यकर्ता जानते हैं कि दरअसल उनकी सियासत की लकीर कहीं पर ठहरती है या जहां से शुरू होती है, वो शख्स आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। आरएसएस भी जानती है, बीजेपी का कार्यकर्ता भी जानता है, मोदी कैबिनेट के तमाम मंत्री भी जानते हैं और बीजेपी के तमाम सांसद और विधायक भी जानते हैं। इस देश में एक ही शख्स है जिसके इर्द गिर्द पूरे देश की न सिर्फ राजनीति बल्कि सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां भी उसी हिसाब से घुमड़ती है जैसा वो चाहते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री कोई निर्णय लेती है, आप कहेंगे असंभव सी बात है। इस देश के भीतर में कोई भी निर्णय किसी भी तौर पर लिया जाता हो, केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और इलेक्शन के दौर में प्रधानमंत्री मोदी अगर मुद्दा हो जाएं तो जाहिर है वोटों का ध्रुवीकरण हो जाएगा, जाहिर है बीजेपी के भीतर एक सक्रियता बढ़ जाएगी, जाहिर है इस देश के भीतर में बहुत सारे सवाल उभरने लगेंगे। 1955 जवाहरलाल नेहरू पटना पहुंचे थे, पटना में गोली चल गई थी, एक छात्र की मौत हो गई थी, छात्रों का आंदोलन बड़ा तीखा हो चला था। नेहरू जब एयरपोर्ट पहुंचे तो एयरपोर्ट से लेकर गांधी मैदान तक काले झंडे लिए और उनके काफिले को रोकते रहे पटना यूनिवर्सिटी के छात्र। नेहरू ने दिल्ली पहुंचकर ना पार्लियामेंट में इसका जिक्र किया, ना किसी चुनावी रैली में जिक्र किया, बल्कि गांधी मैदान की रैली में उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों को सीधे तौर पर कहा, आइए बातचीत करते हैं। मनमोहन सिंह के साथ जेएनयू में क्या हुआ था, उस वक्त के गृह मंत्री चिदंबरम के साथ जेएनयू में क्या हुआ था, इंदिरा गांधी के साथ गुजरात में क्या हुआ था, राजीव गांधी के साथ बिहार में क्या हुआ था, पीवी नरसिम्हा राव जब पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद महाराष्ट्र और तेलंगाना के इलाके में गए तो वहां उनके साथ क्या हुआ। हमें लगता है इन बातों को आज दोहराने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, लेकिन बड़ा संवेदनशील मसला है ये। 2 सदस्यीय कमेटी पंजाब सरकार ने बना दी है, 72 घंटे के भीतर उसे रिपोर्ट भी सौंपनी है। एसपीजी अपने तौर पर अपनी प्लानिंग कर रहा है। और यहां एक बात और जान लीजिए, 2019 के लोकसभा चुनाव में उड़ीसा के संबलपुर में जब प्रधानमंत्री का चॉपर वहां पर उतरा तो वहां पर इलेक्शन कमीशन के पर्यवेक्षक हुआ करते थे मोहम्मद मोहसिन। उन्होंने उस चॉपर को रुकवाया और उस चॉपर की जांच शुरू कर दी।
20 मिनट का विलंब हुआ उसमें, और उसके बाद उनको इलेक्शन कमीशन में सस्पेंड कर दिया गया। उन्होंने प्रधानमंत्री के चॉपर को रोका था और उस वक्त कहा गया कि दरअसल एसपीजी के डायरेक्शंस का पालन इलेक्शन कमीशन के उस पर्यवेक्षक ने नहीं किया था। यानी एसपीजी के नियम कायदे इलेक्शन कमीशन के पर्यवेक्षक के भी ऊपर आ जाते हैं। तो फिर क्या बिसात है पंजाब के किसानों की, क्या बिसात है प्रदर्शनकारियों की, खास तौर से तब जो वीडियो के जरिए नजर आ रहा है उसमें प्रधानमंत्री के पक्ष में नारे भी लग रहे हैं, बीजेपी का झंडा भी लहरा रहा है, शोर भी है, हंगामा भी है, और इन तमाम चीजों के बीच पंजाब के लगभग 16 जिलों में भारतीय किसान यूनियन का उग्रन जो ग्रुप है वह 16 जिलों में आंदोलन कर रहा है। डिप्टी कमिश्नर के बाहर, एसडीएम के ऑफिस के बाहर और जगह जगह पर रैलियां हो रही है और यकीनन प्रधानमंत्री का विरोध हो रहा है। तमाम लगभग 649 गांव हैं जहां पर इसका ऐलान बीकेयू ने अपने तौर पर किया है कि उनकी मांगे तो मानी नहीं जा रही हैं, इंप्लीमेंट हो नहीं पा रहा है, तो पुतला तक जलाएंगे प्रधानमंत्री का। इसका जिक्र भी बीकेयू ने खुले तौर पर किया हुआ है। और जब प्रधानमंत्री कल वहां पर थे उस वक्त भी ये सारी चीजें चल रही थी। लेकिन फिर वही सवाल, प्रधानमंत्री के काफिले को प्रदर्शनकारियों ने रोका, यह फैक्ट है। पुलिस वालों के सामने जो जिम्मेदारी होती है उस जिम्मेदारी को उन्होंने नहीं निभाया, यह भी फैक्ट है। क्योंकि हेलीकॉप्टर के समानांतर एक सड़क का रास्ता पहले से तैयार किया जाता है। हमें लगता है कि कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को यहां पर देखना चाहिए जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि दरअसल यह पूरी कार्रवाई होती कैसे है। प्रधानमंत्री के दायरे में सबसे पहले एसपीजी का दायरा आता है, जिस पर एक दिन में सुरक्षा का खर्चा तकरीबन 1,17,00,000 रुपए है, क्योंकि सालाना जो उस पर खर्च होता है वो आज की तारीख में सबसे ज्यादा है 492 करोड़। बाकी सेंट्रल एजेंसियों को, कई एजेंसीज को मिलाइएगा तब वो खर्च वहां तक पहुंचता है लगभग 1,000 करोड़। लेकिन ये अकेले एसपीजी पर खर्च मिसेस गांधी की हत्या के बाद तय किया गया था कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए एक विशेष ग्रुप क्रिएट किया जाए। 1985 में निर्णय लिया गया, 1988 में यह अमल में ले आया गया, राजीव गांधी के पीरियड में ही। लेकिन उसके बाद जो प्रधानमंत्री, चूंकि इंदिरा गांधी की हत्या हुई, राजीव गांधी की हत्या हुई, तो गांधी फैमिली को भी यह सुरक्षा मिलती थी। लेकिन 2019 के बाद से इसको पूरी तरह खत्म कर दिया गया और एसपीजी स्पेशली सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा का बंदोबस्त करती है। जो 4 लेयर होती है और जिसका हमने जिक्र किया कि यूएस की सीक्रेट सर्विस की गाइडलाइंस के मुताबिक इनकी ट्रेनिंग होती है, और जब ये घेरे रहते हैं तो वहां पर इनके पास एक दुनिया की सबसे बेहतरीन और अत्याधुनिक जो राइफल है, जो रिवॉल्वर है, वो भी मौजूद होती है। MNF 2000 असॉल्ट राइफल है, यह रहती है एसपीजी के पास, जो प्राइम मिनिस्टर को घेरा बनाए रहते हैं। ऑटोमेटिक गन रहती है, 14M की रिवॉल्वर रहती है। और इस एसपीजी के बाद जो दूसरा घेरा होता है वो एडवांस सिक्योरिटी का होता है, इसको ASL कहते हैं। ये एडवांस सिक्योरिटी जो है ये संपर्क टीम होती है। इसके संपर्क में जो भी राष्ट्रीय तौर पर केंद्रीय सुरक्षा बल होते हैं उनसे इनका संपर्क होता है, यानी सेकंड्स में यह सूचना का प्रदान करे और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की हरकत शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को अगर जरा सी भी चूक कहीं पर लग रही है कि उनकी जान को खतरा है तो यह तुरंत संपर्क, इसका काम ही यही होता है। तीसरे स्तर पर आती है उस स्टेट की पुलिस, जैसे पंजाब पुलिस नंबर आया तीसरे नंबर पर, वो तीसरे दायरे में, और चौथे नंबर पर होता है जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है, जो लोगों को संभालना है, उनको किस सड़क पर जाने देना है, नहीं जाने देना है, ये सारी चीजें। यानी ये 4 घेरे प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द। प्रदर्शनकारियों ने उनकी काफिले को रोका, प्रदर्शनकारी उनसे मिलना चाहते थे, उनके पक्ष विपक्ष में नारे लग रहे थे। और पंजाब के भीतर का सच यह है इस वक्त कि पंजाब में भारतीय किसान यूनियन का जो विरोध प्रदर्शन जारी है वह अनिश्चितकालीन धरना जो है 12 डीसी ऑफिस, यह दिसंबर 20 से ही जारी है। 4 एसडीएम के ऑफिस पे जारी है और लगभग 649 गांव जो हमने बताया है कि किसानों को मुश्किल हालात जो पहुंचा दिए गए उसको लेकर विरोध हो रहा है। और कल भी अलग अलग जगहों पर सड़कों पर रोक लगाई हुई थी। जो रास्ता फजिल्का से आता था, तरन तारण से आता था, या जीरा रोड जो था, वहां पर रोक लगी हुई थी, इससे कतई कोई इनकार करेगा नहीं। सवाल सबसे बड़ा ये हो चला है कि क्या वाकई जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स बतलाते हैं ये इसलिए बड़े महत्वपूर्ण हैं क्योंकि प्रधानमंत्री की उस पूरे के पूरे हिस्से में
राज्य पुलिस रूट तय कर रही थी, सुरक्षा नियम वही तय करती है, लेकिन उसकी अगुवाई एसपीजी करती है। यानी जो बुनाई जाती है पूरी की पूरी एजेंसीज जो रास्ता तय करती है, उसकी लीडरशिप और अगुवाई करने की स्थिति में एसपीजी ही रहती है। एसपीजी फाइनल मुहर लगाती है। एएसएल जो होती है वो पूरे रूट की सुरक्षा की एक बार जांच करती है। डीजीपी जो स्टेट के होते हैं, उस डीजीपी के हक में या उसके नेतृत्व में वहाँ की पुलिस काम करती है, और रैलियों में अक्सर डीजीपी की मौजूदगी प्रधानमंत्री के साथ होती है। अगर वो नहीं है तो उनसे जूनियर अफसर वहाँ पर रहेंगे, लेकिन उनकी मौजूदगी जरूर रहेगी। वो मौजूदगी रहती है और उससे संवाद भी लगातार एसपीजी का हुआ, यह भी बताया गया। एसपीजी डीजीपी का तालमेल रहता है, काफिले को आगे ले जाया जाता है, और इस तालमेल के मद्देनजर जब वो हेलीकॉप्टर से जा रहे थे तो इसके ठीक समानांतर एक सड़क मार्ग तैयार करने का नियम भी है। यह नियम सुरक्षा की एक पूरी रिहर्सल के तहत होता है, जिसमें एसपीजी, एएसएल, स्थानीय पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो की एंट्री भी उस रिहर्सल में होती है कि कहीं कोई मुश्किल हालात तो ना आ जाए। यानी प्रदर्शनकारियों ने रोका सही है, यानी मुश्किल परिस्थितियों में 15-20 मिनट रुकना पड़ा, ये सही है, लेकिन जान पे बनी आएगी। और देश भर में जो महामृत्युंजय जाप अब राजनीतिक तौर पर हो रहा है, राष्ट्रपति चिंता जता रहे हैं, वो सारी चीज़ें अपनी जगह है। लेकिन अगर ये इशू इलेक्शन के पीरियड में बनता है, और अब तो सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा एक पीआईएल के जरिए सीनियर एडवोकेट है मनिंदर सिंह, उन्होंने खटखटा दिया है, और कल वहाँ सुनवाई होनी है, और उनकी गुहार है कि भटिंडा के वहाँ के जो एसडीएम है उनको बाद सौंपा जाए काम कि वह पूरी की पूरी, चूंकि पुलिस साथ नहीं दे रही है, सारे के प्रूफ लेकर आएं और उस प्रूफ के आधार पर फिर होम मिनिस्ट्री जांच शुरू करे, इस बात की जानकारी होती है। दूसरी बात, इस पूरे इलाके में जो खुफिया ब्यूरो अपने तौर पर काम करती है, एक जैमर वाली गाड़ी साथ चलती है, जो आपने देखा होगा बड़े बड़े एरियल निकले रहते हैं। उस जैमर वाले काम का सिर्फ ये नहीं है कि रेडियो कंट्रोल या रेडियो कंट्रोल डिवाइस को एक लगभग 100 मीटर से ज़्यादा के रेंज में वह जाम कर दे। दरअसल ये जैमर की गाड़ी वहाँ पर रिमोट से जो आईडी ब्लास्ट तक हो सकता है उसको भी रोक देती है। यानी हथियार किसी के पास नहीं, आईडी ब्लास्ट वहां पर हो नहीं सकता है, और यह सारी सिक्योरिटी और उसकी पूरी की पूरी रिहर्सल उससे पहले होती है। आईबी की इन्वॉल्वमेंट हो चली है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की, सेंट्रल एजेंसीज उसमें लगातार संपर्क में रहती है, एएसएल एक एक क्षण की रिपोर्ट लगातार करती रहती है। ये सारी चीज़ें चल रही है, लेकिन एक पैरेलल में जो सड़क तैयार किया जाता है उसमें कई चीज़ें निकल कर आती हैं। क्या उस सड़क को लेकर भी कोई अनसुलझी कहानी थी? जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा था, ये सही है। विरोध प्रदर्शन कमोवेश हर जगह होता है। प्रधानमंत्री जब किसी रैली में जाते हैं तो पक्ष या विपक्ष को लेकर सियासी अपने तौर पर वहां पर रोकना चाहते हैं, काले झंडे दिखाना चाहते हैं, विरोध करते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ये सारी चीज़ों के बावजूद भी इसकी भर्त्सना अपने तौर पर राजनीतिक तौर पर होती है। लेकिन जिंदगी का खतरा, ये एक सबसे बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि अब जो रिपोर्ट तैयार अगले 72 घंटों में आनी है, उसमें 2 व्यक्तियों की जो कमेटी बनाई गई है, वो जस्टिस मेहताब सिंह गिल हैं, ये रिटायर्ड हैं, और दूसरे हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो कि होम अफेयर्स एंड जस्टिस के हैं, अनुराग वर्मा। वह अगले 72 घंटों में रिपोर्ट सरकार को दे देंगे कि एक्चुअली पोजीशन क्या थी। मुख्यमंत्री ने इससे इनकार कर दिया, लेकिन एक्चुअल स्थिति क्या थी? कोई होम मिनिस्ट्री कह रही है मेजर लैप्स था। फिरोजपुर फ्लाईओवर को देखकर कहा जा रहा है कि कैसे वहाँ पर 9 बजे तक सब चीज़ सहमति हो गई और 12 बजे तक सब कुछ ठीक था, उसके बाद चीज़ें कैसे डेवलप हो गई, ये सारी चीज़ें उन्हें जांच करनी है। जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है, सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह की 3 बातें ये कह रहे हैं। जांच करवाने की मांग कर रहे हैं, भटिंडा जिला एवं सेशन जज को निर्देश देने की बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जरिए, यानी चीफ जस्टिस निर्देश दें कि सभी सबूतों को वो इकट्ठा करें कि पुलिस ने कोई कोताही तो नहीं बरती, और उसकी जांच फिर सेंट्रल एजेंसी के जरिए हो। यह जांच भी की जा रही है। सवाल है कि किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया क्या हो सकता है, क्योंकि जब बीजेपी ये कह रही है कि खूनी राजनीति, और कांग्रेस की इंदिरा गांधी की हत्या कैसे हुई, ये कांग्रेस ने भोगा है, राजीव गांधी की हत्या कैसे हुई, यह भी कांग्रेस ने भोगा है। इस देश ने भी उन परिस्थितियों को देखा है
लेकिन जब बीजेपी ने अपने तौर पर कहा कि यह खूनी राजनीति और पूरा माहौल पंजाब का बड़ा संवेदनशील, यकीनन यह संवेदनशील इलाका है, और जो रिहर्सल की गई थी उसमें भी इस बात की रिपोर्ट रखी गई थी कि यह फिरोजपुर जो है सीमावर्ती इलाका है, इसको लेकर आप किस रूप में चीज़ों को करेंगे अगर मुश्किल होगा, इसकी भी ट्रेनिंग थी और यह भी रिहर्सल का हिस्सा था। क्योंकि 30 किलोमीटर की दूरी पर अगर भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है और अगर आप घटनाओं की सिलसिले को भी देखें, ये पूरी रिपोर्ट जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि यह होम मिनिस्ट्री के पास नहीं थी या एसपीजी के पास नहीं थी या एएसएल के पास नहीं थी, सबके पास थी। स्टेट गवर्नमेंट ने पूरी रिपोर्ट तैयार भी की थी और सेंटर ने भी अपने तौर पर रिपोर्ट तैयार की थी। इसीलिए इस पूरे इलाके को बहुत संवेदनशील माना जा रहा है। क्यों माना जा रहा है, जरा समझिए। हम पिछले 6 महीने की परिस्थिति आपको बतला देते हैं। 8 अगस्त अमृतसर के अजनाला में एक तेल टैंकर में ब्लास्ट होता है। 5 सितंबर को फिरोजपुर में एक टिफिन से धमाका होता है। टिफिन बम का जिक्र बार बार रिपोर्ट्स में किया गया, एसपीजी की रिपोर्ट में किया गया, स्टेट गवर्नमेंट ने अपने तौर पर चीजें की और उस पूरे को सैनिटाइज कैसे किया जाए इसकी पूरी तैयारी की गई प्रधानमंत्री की उस यात्रा को लेकर, जब वह भटिंडा से हेलीकॉप्टर से फिरोजपुर पहुंचेंगे और वहां से वो हुसैनीवाला पहुंचेंगे जो शहीद स्मारक पर जाना था, और उसके बाद उद्घाटन करके कुछ करके रैली में हिस्सा लेंगे। बहरहाल 15 सितंबर को जलालाबाद में मोटरसाइकिल ब्लास्ट होता है। उसके तार मोगा से जुड़े हुए थे। मोगा जब प्रधानमंत्री भटिंडा से निकले तो उसके साथ मोगा का जिला चलता है जब आप फिरोजपुर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। यह भी चीजें जानकारी थी। 7 नवंबर को नवा शहर में सीआईए दफ्तर में एक धमाका हुआ था। 21 नवंबर को पठानकोट में मिलिट्री कैंटोनमेंट के गेट के पास एक ग्रेनेड का धमाका हुआ था। 23 दिसंबर को लुधियाना कोर्ट परिसर में भी बम ब्लास्ट हुआ था। ये सारी परिस्थितियों को अगर प्रधानमंत्री की इस रैली या इस यात्रा से जोड़ डालिए तो जाहिर है बहुत सेंसिटिव मामला है। और कहेंगे क्या इसकी जानकारी होने के बावजूद भी कैसे प्रधानमंत्री 20 मिनट अटक सकते हैं? यही जांच का विषय है। और ये सारी जानकारियां सबको थी जो पिछले 6 महीने की 6 विस्फोट की और धमाकों की जानकारी हम आपको बता रहे हैं। लेकिन अगला सवाल सबसे बड़ा यह है कि किसी अधिकारी ने नहीं कहा, प्रधानमंत्री ने खुद की चिंता खुद को लेकर एयरपोर्ट पर मौजूद उन नौकरशाहों से की जो नौकरशाह पंजाब सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या मौजूदा वक्त में एक ऐसी परिस्थिति इस देश के भीतर आ रही है जहां पर संघीय ढांचे में जांच को एजेंसीज को लेकर जो टकराव था, वो टकराव हमने पश्चिम बंगाल और दिल्ली के बीच में खूब देखा है, या फिर गैर बीजेपी राज्यों में इसे खूब देखा गया है? तो क्या एक ऐसी टकराव की स्थिति इस वक्त देश के प्रधानमंत्री को लेकर और राज्यों में जो विपक्ष की सरकारें हैं या गैर बीजेपी सरकारें हैं उनके बीच स्थिति आ गई है, जहां पर अब जांच रिपोर्ट आने वाले वक्त में संवेदनशीलता को भी बतलाएगी, कानून को भी बतलाएगी, नियम कायदों का पालन हो रहा है उसे भी बतलाएगी, और इलेक्शन में ये इशू भी बना सकती है क्या? यह भी एक सवाल है। क्योंकि इन सारी चीज़ों की जांच में 2-3 चीज़ें जो बार बार तय की जा रही है, उसमें प्रधानमंत्री की काफिले को रोका जाना नहीं चाहिए था, और कभी भी काफिले को रोककर कोई मुलाकात नहीं करता है या कोई प्रतिनिधिमंडल आकर मिलता नहीं है, ऐसी परंपरा रही है, वो पूरे एसबीजी के दायरे में रहता है। लेकिन हमें लगता है 4 घटनाएं इस देश के भीतर में ऐसी हुई है जब प्रधानमंत्री अपने विरोध करने वालों के बीच चले जाएं। और गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए कई मौके पर नरेंद्र मोदी ने अपने विरोधियों के बीच जाकर संवाद भी बनाया, और जहां उनके पक्ष में नारे होते हैं वो उस भीड़ को चीरते हुए चले जाते हैं, इससे भी कतई इनकार नहीं है। लेकिन कोई प्रधानमंत्री अगर ये कह रहा है कि मेरी जान बच गई या मैं जान बचाकर आ गया, शुक्रिया करना, किसी तरह जान बचाकर एयरपोर्ट तक पहुंच गया, तो क्या प्रधानमंत्री के लिए सिर्फ दिल्ली सुरक्षित है? क्या प्रधानमंत्री के लिए वो सुरक्षा दायरा ही सिर्फ सुरक्षित है? जबकि देश के नागरिक, उन्होंने प्रधानमंत्री को चुना है और देश के नागरिक भी चाहते हैं कि उनके प्रधानमंत्री पर कोई आंच ना आए। अगर ये सारी परिस्थितियों के बीच में प्रधानमंत्री इन शब्दों को कह रहे हैं और देश भर के बीजेपी शासित राज्यों में महामृत्युंजय जाप हो रहा है, तो ये मैसेज क्या है? क्योंकि प्रधानमंत्री, ध्यान दीजिए, इससे पहले कोई प्रधानमंत्री कहता नहीं था कि मैं प्रधान सेवक हूं। मौजूदा वक्त के प्रधानमंत्री ने खुले तौर पर कहा मैं प्रधान सेवक हूं, क्योंकि
उससे पहले जो अन्ना का आंदोलन इस राज्य में चल रहा था, दिल्ली में जन लोकपाल को करप्शन को लेकर चल रहा था, उसमें वो बार बार इसी बात का जोर देते थे कि नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री सभी जनता के सेवक हैं और कॉन्स्टिट्यूशनली भी वह जनता के सेवक के तौर पर ही है। इसीलिए खुद को प्रधान सेवक बताते हुए प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसी लोकप्रिय घोषणा नहीं कर दी, वह तो इस देश की संवैधानिक सोच और मानवीय मूल्यों के अनुकूल की परिस्थिति है। तो प्रधान सेवक को लगे कि अगर इस देश के नागरिकों से उनकी जान को खतरा है या उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि इस तरह की परिस्थिति आ सकती है, तब तो हमें लगता है कि हर प्रांत के उस अतीत के पन्नों को खोलना होगा जहां क्या क्या था। इस दौर में नक्सलाइट्स नहीं है, नक्सलाइट्स को लेकर किस रूप में कांग्रेस के दौर में और कांग्रेस की पूरी टीम को छत्तीसगढ़ में किस तरीके से नक्सलवाद ने उड़ा दिया था, यह भी कोई छुपा हुआ नहीं है। आंध्र प्रदेश में 7 विधायकों का अपहरण कर लिया गया था वहां के नक्सलाइट ग्रुप ने। तो क्या वो सारी परिस्थितियां मौजूदा वक्त में उन जगहों पर जाने पर जागृत की जा सकती है? यहां तक कि जम्मू कश्मीर के आतंकवाद पर मौजूदा वक्त में बड़ी रोक लग गई है और एक लिहाज से वहां पर वैसी हिंसक घटनाएं नहीं होती है जो पहले के दौर में हुआ करती थी। लेकिन क्या जम्मू कश्मीर में किसी भी घटना को लेकर अतीत के तौर पर चीज़ों को जोड़ा जा सकता है क्या? ये इसलिए बड़ा संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि कहने वाले शख्स इस देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री अगर इस देश में मुद्दा बन जाए तो राजनीति को प्रभावित करना, चुनाव को प्रभावित करना बड़ी छोटी बात है। लेकिन यह बहुत अच्छी बात भी नहीं है कि प्रधानमंत्री जिनकी सुरक्षा के लिए पूरा देश चाक चौबंद तरीके से रहता हो और प्रधानमंत्री के सुरक्षा के दायरे में एक गाड़ी जो खरीदी जाती है उस रंग की और उस ब्रांड की 3 गाड़ियां और ली जाती है, जिससे जब उनका काफिला निकलता है तो प्रोटोकॉल कहता है वो किस गाड़ी में होंगे यह भी पता नहीं चलना चाहिए। एक वक्त एम्बेसडर चला करती थी, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम लोग अब मर्सिडीज़ की 7-8 सीरीज़ पर आ गए हैं। करोड़ों की गाड़ी है, बड़ी बुलेट प्रूफ गाड़ी है और अब तो हवाई जहाज भी हम लोग टक्कर देने लगे हैं। दुनिया के अमेरिका के राष्ट्रपति के जहाज को A1 को टक्कर देने के लिए हमने 8,000 करोड़ रुपया अपने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के विमान तक पे खर्च कर दिया। यानी सुरक्षा के ऊपर होने वाला खर्च जब हम आपको ये कह रहे हैं तो इसकी स्थितियों को इसलिए समझ लीजिए क्योंकि जो 2021-22 का डाटा जो पूरा बजट आया जिसमें एसपीजी का जिक्र किया गया, उसमें जानकारी दी गई कि एसपीजी के बजट में थोड़ी बढ़ोतरी और की गई और ये बजट 2021-22 का बढ़कर 492 करोड़ तक हो गया। एसपीजी का जो बजट है, इससे पहले 426 करोड़ था, 500 कुछ करोड़ था, वो कम करके 426 करोड़ किया गया। इस बार 429 करोड़ बजट में दिखलाया गया। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसमें है कि ज़्यादा खर्च हुआ है सिक्योरिटीज़ पर। तो हो सकता है जो अगला बजट रखा जाए उसमें कुछ बड़ी हुई चीज़ें निकल कर आ जाए। लेकिन इसके ठीक पैरेलल में देखिए इस देश की जो बाकी एजेंसीज है, जैसे एनसीबी है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मसला, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन आता है, एनसीआरबी आती है, टीयर स्मोक यूनिट आता है, एनआईए आता है, डायरेक्टरेट ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ इंटर स्टेट पुलिस वायरलेस स्कीम आती है। इन सभी का बजट मिला के भी 1,000 करोड़, लेकिन एसपीजी का अपना बजट सिर्फ 426 करोड़ जो इस बार दिखलाया गया। 3 सवाल आखिर में सबसे महत्वपूर्ण है। भारत में जिस पद की सुरक्षा के ऊपर सबसे ज़्यादा खर्च किया जाता है, न सिर्फ उनके ट्रैवल करने के दौरान बल्कि उनके अपने घर पर जो प्रधानमंत्री आवास है, सबसे ज़्यादा सुरक्षित आवास है, दुनिया के सबसे सुरक्षित आवासों में से आता है। उसके नीचे के ज़मीन के नीचे भी जो पूरा एक हिसाब किताब रहता है उसमें भी प्रधानमंत्री 6 महीने तक तमाम रसद के साथ रह सकते हैं, ऐसी व्यवस्था भी की गई है। सुरक्षा के दायरे में आने वाला भारत का वैसा व्यक्ति कहे अगर उस किसी तरीके से जान बचा कर आ गया तो भारत की सुरक्षा में अभी और पुख्ता परिस्थिति लाने की ज़रूरत है, इनका बजट और बढ़ाने की ज़रूरत है, इनको और ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। पहली बात ये। दूसरी बात, किसी राज्य में जाकर जब वहाँ से लौट कर आप कहें कि मुख्यमंत्री को बधाई दे दीजिएगा कि मेरी जान बची आई, इसका मतलब है कि दोनों के बीच में, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में, या वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी है कांग्रेस और यहाँ पर जो बीजेपी है, दोनों के बीच 36 का आंकड़ा इस देश में संघीय ढांचे को गवर्नेंस के हिसाब से चलाने के बावजूद भी हो चला है। और तीसरी परिस्थिति है प्रदर्शनकारी। जो किसान 1 साल तक ऐसे ही भारी मौसम में बैठे रहे खुले आसमान तले, वह भी दिल्ली के चौखट पर बैठे रहे और लगातार सरहदें खींची गई,
वहाँ पर कील गाड़े गए, वहाँ पर बॉर्डर जैसा क्रिएट कर दिया गया, पुलिस की मौजूदगी थी, कभी पानी बंद, कभी बिजली बंद, लेकिन उन सब के बावजूद भी सत्याग्रह के मूड में अहिंसक तरीके से आंदोलन करते रहे। उन पर यह आरोप लग गया कि दरअसल आप एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर रहे थे जहां प्रधानमंत्री की जान को खतरा हो सकता था। यह 3 परिस्थितियां भारत के भीतर के आंदोलन, गवर्नेंस और सुरक्षा की परिस्थितियों पर सवालिया निशान खड़ा करती है। राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री को लेकर चिंता जायज़ है, लेकिन राष्ट्रपति को इस देश के नागरिकों की भी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि वह देश के हिसाब से प्रथम नागरिक है। 700 किसानों की मौत पर आह नहीं, सुप्रीम कोर्ट को भी चिंता करनी चाहिए। इस देश में नागरिकों को जिंदगी जीने के अधिकार के तहत क्या क्या कुछ इस दौर में पंजाब के किसानों ने ही सहा है, अगर आप देश का आंदोलन नहीं भी मानते हैं तो भी। लेकिन अगर देश के प्रधानमंत्री इन बातों को कह रहे हैं तो इस मौसम को फिर देखिए। ये मौसम भारी जरूर है, बादल जरूर छाया हुआ है, लेकिन यकीन जानिए ऐसा तूफान नहीं आएगा जो हमको उड़ा कर ले जाए। लेकिन हम कहें देखिए इस बादल को, आप महसूस कीजिए ये वाकई तूफान वाला है, और एक ऐसा तूफान आने वाला है जिसमें हम जिस इलाके में खड़े हैं वो पूरा इलाका ही उड़कर चले जाएगा, और पता नहीं हमारी जान भी बचेगी या नहीं बचेगी। इस मौसम को देखकर कुछ ऐसा लग रहा है। तो आप सोचिए, हमारे देश की राजनीतिक, चुनावी और सुरक्षा को लेकर कौन सी परिस्थितियां सिवाय सियासी बिसात पर प्यादे की तरह आगे पीछे करने से अलावे कुछ क्यों नहीं हो पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।